नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वो कौन कौन से इवेंट हैं जो बाजार ने इस सप्ताह में डाइजेस्ट किया और अगले सप्ताह के लिए क्या स्थिति बन रही है। तो दोस्तों, इस सप्ताह में दो बड़े इवेंट जो मार्केट ने डाइजेस्ट किए वो था एफओएमसी का मीटिंग आउटकम, दूसरा इंटरिम बजट। और दोनों ही इवेंट को डाइजेस्ट करते हुए मार्केट ने अच्छा क्लोजिंग दिया इस सप्ताह में। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही इंडाइसेस 2% से 2.25% ऊपर जाकर के बंद हुए हैं। वहीं ब्रॉडर मार्केट में भी हमने अच्छी खासी रैली देखी है और मिड और स्मॉल कैप में 3 से 3.25% का उछाल हमने इस सप्ताह में देखा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एफओएमसी मीटिंग की दोस्तों। तो यहाँ पे यूएस फेड ने अपने पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और जैसे कि उम्मीद थी बदलाव कुछ ज़्यादा नहीं करने को देखने को मिल सकता है, तो ठीक वैसे ही आउटकम आए हैं। हालांकि जो रेट कट की जो पॉसिबिलिटी है वो शायद एक क्वार्टर आगे की तरफ देखने को मिल रही है। जो मार्केट उम्मीद कर रहा था कि शायद मार्च महीने में रेट कट होगा, वो शायद अब जून महीने में हो सकता है। इसके अलावा जो इंटरिम बजट जो सरकार ने पेश किया 2024-25 का, वो भी मार्केट के लिए काफ़ी फेवरेबल है दोस्तों। ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है जहाँ पे सरकार ने लगभग सभी वर्गों का ख्याल रखा हुआ है और कैपेक्स में कोई ढील सरकार ने नहीं दी है। वो करीब 11 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स जो है वो आगे भी करेंगे अक्रॉस जितने भी सेगमेंट हैं जहाँ पे उनको ग्रोथ दिख रहा है या जो जहाँ पे उनको खर्च करना चाहिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर है, रिन्यूएबल्स हैं, रोड्स हैं। इन सभी पे जो है सरकार आगे भी जो है अपने इन्वेस्टमेंट को वो जारी रखेगी, जो कि एक मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म में जो है पॉजिटिव होगा। उसके अलावा दोस्तों, हालांकि सरकार ने अपने पूरे बजट में खर्चा जो है बढ़ाया है अगले साल के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी बारोइंग में ज़्यादा इजाफा नहीं किया। इनफैक्ट उनकी बारोइंग जो है अगले साल 2024 के मुकाबले जो है कम देखने को मिल सकती है। तो ये भी एक पॉजिटिव है मार्केट के लिए, जिसका इफ़ेक्ट हमने भारतीय बॉन्ड यील्ड पे भी देखा, जो कि थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ और हमें लगता है कि आगे चल कर के ये बैंकों के लिए फेवरेबल हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लिक्विडिटी थोड़ी सी सिस्टम में वो थोड़ी सी जो है वो टाइट है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर लिक्विडिटी ईज़ होगी तो थोड़ा सा उनका बोरोइंग कॉस्ट जो है बैंकों का कम होगा और आगे चल कर के उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट वीक की। तो अगले सप्ताह में जो बड़ा इवेंट लाइनअप है दोस्तों, वो है आरबीआई की एमपीसी मीटिंग जो 8 फरवरी को आएगी। यहाँ पे मार्केट उम्मीद कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा कुछ बदलाव देखने को न मिले। हालांकि उनका आउटलुक इन्फ्लेशन और ग्रोथ को लेकर के क्या है उसके ऊपर जो है बाज़ार का फोकस रहेगा। उसके अलावा दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं कि अगले कुछ दिनों में या एक आध सप्ताह में इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है। जब इलेक्शन के डेट अनाउंस होंगे तो जो कंपनियां ऑर्डर बुक के ऊपर ज़्यादा ग्रो कर रही थी, थोड़ा सा हमें लगता है कि वहाँ पे टेपरिंग ऑफ देखने को मिल सकता है, खासकर रेलवे, डिफेंस, रिन्यूएबल्स में। क्योंकि जब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा तो ज़्यादा कुछ एक्शन देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। इसीलिए हमारा ये अनुरोध है इन्वेस्टर्स से कि वो बड़े स्टॉक में जो फंडामेंटली साउंड कंपनीज़ हैं उनमें फोकस करके आगे जो है वो चलें। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं कि इस सप्ताह में सेक्टोरली कौन कौन से इंडाइसेस ने क्या परफॉर्म किया। तो बीएसई ऑयल, बीएसई पीएसयू, पावर, मेटल, ऑटो, रियलिटी, हेल्थ केयर, बैंकेक्स, आईटी, इन सारे ही इंडाइसेस में हमने 2.25% से 9.5% का उछाल इस सप्ताह में देखा। जबकि जो गिरने वाले 3 इंडाइसेस हैं वो हैं बीएसई एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कैपिटल गुड्स। जो ऑयल एंड गैस में रैली हमने देखी दोस्तों, उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो थोड़ा सा हमने क्रूड ऑयल के दाम भी जो है इस सप्ताह में थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिला। उसके अलावा जैसा कि उम्मीद थी कि शायद पेट्रोलियम के दाम जो है वो कम हो सकते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जो है आगे जाकर फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा रिलायंस में एक अच्छी रैली हमने इस सप्ताह में देखी, तो इसका फ़ायदा पूरे इंडेक्स जो ऑयल एंड गैस का है उसको मिला है और शायद यही कारण है कि बीएसई ऑयल एंड गैस का 9.5% इस सप्ताह में ऊपर जाकर के बंद हुआ है। आइए बात करते हैं
कौन कौन से टॉप गेनर्स और लूजर्स हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में जो टॉप 5 गेनर्स हैं उसमें BPCL, पावर ग्रिड, अदानी पोर्ट्स, ONGC और अदानी इंटरप्राइजेज हैं। इन पांचों स्टॉक में 9% से लगभग 18% की रैली हमने इस सप्ताह में देखी है। जबकि निफ्टी के जो 5 गिरने वाले शेयर्स हैं वो है L&T, टाइटन, ITC, बजाज फाइनेंस और भारती एयरटेल। इनमें 1% से 6% का हमने डिक्लाइनिंग इस सप्ताह में देखा है। L&T इस सप्ताह में गिरा इसलिए क्योंकि जो कंपनी का रिज़ल्ट आया वो थोड़ा सा अनुमान से वीक था। हालांकि आउटलुक कंपनी ने बताया है कि काफ़ी बेहतर लग रहा है। करीब 4,70,000 करोड़ का उनके पास ऑर्डर बुक है। तो ये एग्जीक्यूशन जब पिकअप होंगे तो नंबर भी उनके अच्छे आएंगे। तो वीक नंबर होने की वजह से L&T में हमने एक सेल ऑफ देखा। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं वो कौन कौन से ऐसे मॉनिटरेबल्स हैं जो मार्केट जो है क्लोजली ट्रैक करता है। तो पहला है FII-DIs। तो दोस्तों इस सप्ताह में जो हमने रैली देखी मार्केट में उसके पीछे FII और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बाइंग भी एक बड़ी वजह रही। FII और DIs दोनों ने ही इस सप्ताह में बाय किया है। जहां पे FII ने 822 करोड़ रुपए की बाइंग की है, वहीं पे DIs ने करीब 7,640 करोड़ रुपए की बाइंग की है। तो दोनों ही इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की है, इसलिए थोड़ा सा मार्केट में भी सपोर्ट देखने को मिला है। क्रूड के दाम इस सप्ताह में दोस्तों लगभग 6% नीचे आए हैं। ये एक पॉजिटिव है भारतीय बाज़ारों के लिए। सो वीक ऑन वीक जो डिक्लाइनिंग हमने देखा है क्रूड में, इसकी वजह जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है थोड़ा सा उसमें ईज़ ऑफ देखने को मिला है। शायद यही कारण है कि प्राइसेस नीचे आए हैं और वेलकम साइन है ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए इंडिया में। उसके अलावा जो 10 ईयर्स बॉन्ड डील है US का वो 4.1% से नीचे आकर 3.9% के आसपास ये बना हुआ है। तो ये भी एक इमर्जिंग मार्केट और करेंसी इमर्जिंग मार्केट कमोडिटीज़ कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसका भी प्रभाव जो है थोड़ा सा पड़ा। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो भारत का जब इंटरिम बजट आया कल के दिन, तो वहाँ पे सरकार ने ये कहा है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 2025 का 5.1% के आसपास होगा। और ये थोड़ा नंबर बेटर है मार्केट के लिहाज से, क्योंकि अर्लियर पहले जो उम्मीद थी 5.3% की वो 5.1% है। तो ये एक वेलकम साइन है। तो फिस्कल प्रूडेंस जो है सरकार ने फोकस किया है आगे चल करके, तो ये पॉजिटिव साइन है इकोनॉमी और मार्केट के लिए। उसके अलावा इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग PMI है वो 4 महीने के हाई पे पहुंच गया है, लगभग 56.5 के आसपास का है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब ये हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंडिया में जो है वो मेंटेन है और इसका फ़ायदा आगे चल करके कंपनियों को मिल सकता है। उसके अलावा दोस्तों भारत का जो कोर सेक्टर आउटपुट है वो थोड़ा सा नीचे आया इस सप्ताह में, करीब 3.8% के आसपास का है। फिर US फेड की बात करें तो वहाँ पे जैसे मैंने बताया पहले कि इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट थे जिस सप्ताह में फोकस में रहे। आइए बात कर लेते हैं कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट की। तो जो कंपनियाँ फोकस में रहीं उनमें पहला है L&T। उनके नंबर 3rd क्वार्टर के आए। ये नंबर थोड़े मार्केट के अनुमान से वीक थे, जहाँ पे उनके रेवेन्यू में ग्रोथ करीब 18.5% के आसपास था, पैट में ग्रोथ करीब 17% के आसपास था। हालांकि मार्जिन जो है इस क्वार्टर में ड्रॉप देखने को मिला है और मार्जिन का कॉन्ट्रैक्शन का कारण ये है कि जो रेवेन्यू मिक्स उनका जो है अनफेवरेबल रहा। और दूसरी बड़ी वजह रही कि कमोडिटी प्राइसेस जो बढ़े हैं उसका भी एक थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव मार्जिन पे देखने को मिला। हालांकि ऑर्डर बुक जो है वो कंपनी काफ़ी बढ़िया है, 4.7 ट्रिलियन रुपीस, लगभग 4,70,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है। तो एक डिसेंट ऑर्डर बुक है जो कि बताता है कि रेवेन्यू विजिबिलिटी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में पॉजिटिव है। सन फार्मा ने अपने 3rd क्वार्टर के नंबर डिक्लेयर किए, तो यहाँ पे उनके रेवेन्यू में जहाँ 10% का उछाल देखने को मिला, उनके प्रॉफिट में करीब 16.5% का उछाल देखा। EBITDA मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है करीब 201 बेसिस पॉइंट की। तो ये एक नंबर बढ़िया था मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। कल्याण ज्वेलर्स ने अपने नंबर पब्लिश किए तीसरी तिमाही के,
तो यहाँ पे जहाँ पे सेल्स में करीब 36% का उछाल देखने को मिला, वहीं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 22% का उछाल हमने इस क्वार्टर में देखा। तो ये नंबर बढ़िया हैं कल्याण ज्वेलर्स के लिए। SRF ने अपने थर्ड क्वार्टर के नंबर पब्लिश किए, जहाँ पे उनके रेवेन्यू में 12% का ग्रोथ देखने को मिला, वहीं पे उनके प्रॉफिट में करीब 54% का उछाल हमने देखा। हालांकि बेटा मार्जिन अभी भी थोड़ा सा ड्यू है, लगभग 500 बेसिस पॉइंट 550 बेसिस पॉइंट का हमने एक डिक्लाइनिंग इस क्वार्टर में देखा। तो हालांकि ये नंबर बढ़िया है, लेकिन इस सेक्टर में थोड़ा सा भी वीकनेसेस बचा हुआ है। मे भी हो सकता है कि एक और क्वार्टर इसमें लगे रिकवरी में, बट नेवरदलेस ये नंबर जो है वो ठीक ठाक हैं SRF के लिए। फिर बजाज फाइनेंस की बात करते हैं दोस्तों, जहाँ पे उनके NII में 29% का उछाल देखा हमने इस क्वार्टर में, वहीं पे उनकी प्रॉफिट में करीब 22% का उछाल देखा। हालांकि ये नंबर मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा वीक थे। फिर बात करते हैं KPIT टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे नंबर बहुत बढ़िया हैं कंपनी के, और मार्केट ने उनको रिवॉर्ड भी किया है। स्टॉक रिज़ल्ट के बाद में काफ़ी ऊपर था। तो सिक्वेंशली अगर मैं बात करूँ यानी Q1Q, तो इनमें करीब 11% का प्रॉफिट में ग्रोथ और करीब 5% का सेल्स में हमने ग्रोथ देखा। मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ये नंबर बहुत बढ़िया है KPIT के, और मैनेजमेंट ने कहा है कि आगे चल कर के ग्रोथ में ऐसा कोई स्लो डाउन नहीं है, और जो उन्होंने गाइडेंस दिया था पहले उस पर वो मेंटेन है। तो KPIT का नंबर इस सप्ताह में आया दोस्तों। फिर मारुति की बात कर लेते हैं। तो मारुति ने अपने जनवरी महीने के सेल्स डिक्लेयर किए। तो कंपनी ने हाईएस्ट एवर 1,99,000 गाड़ियों की उन्होंने बिक्री रजिस्टर की है, जो कि 16% YoY और करीब 45% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है मारुति के लिए, और ये पॉजिटिव है मारुति के लिए लॉन्ग टर्म में। फिर M&M की बात कर लेते हैं। तो M&M ने भी अच्छा नंबर रिपोर्ट किया। YoY और Q1Q दोनों ही सेगमेंट में हमने ग्रोथ देखने को मिला इनके सेल्स में। तो ये नंबर काफ़ी बढ़िया है M&M के लिए। फिर टाटा मोटर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे करीब 12% YoY उछाल देखने को मिला इनके मंथली सेल्स में जनवरी महीने में। TVS मोटर ने भी अच्छे नंबर पब्लिश किए हैं, करीब 25% का ग्रोथ इनके सेल्स में देखने को मिला है। उसके अलावा बजाज ऑटो ने भी नंबर अपने पब्लिश किए हैं, जहाँ पे उनके सेल्स में 27% YoY का ग्रोथ देखने को मिला है। उसके अलावा दोस्तों पेटीएम इस सप्ताह में फोकस में रहा, क्योंकि RBI ने उनको जो है आगे चल कर के डिपॉजिट एक्सेप्टेंस और टॉपअप जो है कस्टमर के अकाउंट में लेने से जो है वो बाहर कर दिया गया है। तो इसका एक नेगेटिव प्रभाव पड़ा है पेटीएम के ऊपर, और स्टॉक डाउन भी था। तो फिर बात कर लेते हैं KPI ग्रीन एनर्जी की। तो कंपनी को इस सप्ताह में 5 मेगावाट का एक ऑर्डर मिला है, और ये हमारा कवरेज कंपनी है, और हमें लगता है कि भविष्य में कंपनी अच्छा करेगी। सो ये कुछ ऐसी कंपनियां थी जो इस सप्ताह में फोकस में ही दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं वो कौन से रिकमेंडेशन जो हैं हमने दिए हैं इस सप्ताह में। तो हमने इस सप्ताह में 2 स्टॉक पे रिकमेंडेशन दिया है। तो पहला है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस। इसको हमने अपने पिक ऑफ द डे प्रोडक्ट में दिया है। 840 पे हमने इसको रिकमेंड किया है, और 924 रुपये का टारगेट प्राइस है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस दोस्तों एक API कंपनी है, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाती है। मतलब रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल होता है मेडिसिन बनाने में, वो कंपनी ये बनाती है। उसके अलावा कंपनी CDMO भी करती है, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। तो ये भी उनका एक बिज़नेस है, और कंपनी ने अपने अच्छे नंबर पब्लिश किए हैं थर्ड क्वार्टर में, और आगे चल कर के जो उनका CDMO बिज़नेस है वो जो है अच्छा खासा ग्रो कर सकता है 3 से 4 साल में, ऐसा मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया हुआ है। तो ओवरऑल नंबर काफ़ी बढ़िया रहा है इस कंपनी का थर्ड क्वार्टर का। उसके अलावा वैल्यूएशन की बात करूँ तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो हमें लगता है कि ये कंपनी आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उसके अलावा हमने बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी कॉल दिया है, और ये हमारे पिक ऑफ द वीक प्रोडक्ट में गया है।
हमने इसको 257 रुपये पे रेकमेंड किया है और टारगेट है 296 रुपये का। हम सब जानते हैं कि एक लीडिंग PSU बैंक है और थर्ड क्वार्टर का रिज़ल्ट जो है वो ठीक ठाक था। कंपनी का जो हाई कॉस्ट डिपॉजिट है थोड़ा उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, जिसके कारण उनके मार्जिन में एक सरप्राइज़ जो है ग्रोथ देखने को मिला। और कंपनी यानी कि ये बैंक कह रहा है कि आगे चल कर के वो जो हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स हैं उनको वो कम करेंगे, तो इसका फ़ायदा उनके निम के एक्सपांशन में मिल सकता है भविष्य में। और वैल्यूएशन की बात करूं तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। 2025 पे ये करीब 1 टाइम प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है, तो ये अट्रैक्टिव लग रहा है इसका वैल्यूएशन। हमें लगता है कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी आगे चल करके। तो ये था बैंक ऑफ बड़ौदा जिस पे हमने कॉल दिया। उसके अलावा दोस्तों डिटेल में रिपोर्ट पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहाँ पे हमने और भी कुछ डिटेल्स दिए हैं, जैसे अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शन कौन कौन से होने वाला हैं, जैसे कौन कौन सी कंपनियां डिविडेंड बोनस देने वाली हैं, या किन किन कंपनियों का स्टॉक स्प्लिट आ रहा है या बायबैक आ रहा है, या अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स में क्या क्या एजेंडाज हैं, वो भी हमने अपने रिपोर्ट में शेयर किया है। आप हमारे वेबसाइट पर जा करके उसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इस सप्ताह का पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले सप्ताह के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.